चलिए, कक्षा 10 का समकालीन भारत द्वितीय चलेगा। खंड क है। भार अगर खंड क में अध्याय 1 है, भारत की बात करेंगे। भारत में संसाधन और उपयोग कैसे करेंगे, उससे सवाल संबंधित हम बात करेंगे। जिसमें पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएंगे रेगुर मिट्टी बता देंगे। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का नाम है। किसने कहा था? बताइएगा। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था? कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं? बताइएगा। जेमनर जेमनर मैन ने, हाफ मिन्स्टर ने, या आर्थर ने? किसने कहा था? तो हम बताएंगे एरिच डब्ल्यू जिमरन मैन ने, जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, इसी ने कहा था। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन की बात करेगा, तो हमको बताना है 2 प्रकार का। जैव संसाधन, जिसे बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। तो 2 प्रकार के होंगे, जैव, अजैव, है ना? चौथे सवाल की बात करेंगे। डिटेल हम बाद में देंगे। चौथे सवाल क्या है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछे, तो हम बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार, नवीकरण और अनवीकरणीय। समझ गए? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए, ये भी सही बात है। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। 5वां क्या है? 5वां है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। देखिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों पर आधारित है ये। तो स्वामित्व के आधार पर, मतलब हमारा जो कब्जा है, उसके आधार पर हम बात करेंगे, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सब सम्मिलित होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 6 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 6 प्रश्न क्या है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछे, तो इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? संभावी संसाधन होता है, ठीक है? संभावित होता है। दूसरा विकासशील संसाधन होता है, डेवलपमेंट रिसोर्स, भंडार स्टॉक के रूप में, संचित कोष रिजर्व के रूप में, ये सब होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए। सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? अगर आपसे पूछे, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो सौर ऊर्जा हमारा अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? तो हम बताएंगे नवीकरणीय है, नया है, रिन्यूएबल है ना? रिसोर्स है। चलिएगा, बात करेंगे 8वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक का मतलब क्या होता है, उसका मतलब बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए। तो देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र जो है अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? अपमर्जक का मतलब होता है कि सीधा इसका मतलब है कि विशेष रूप से किसी एक का, जिसमें दूसरों का कोई अधिकार ना हो, उसे कहा जाता है अपमर्जक, अपना कब्जा, है ना? तो वो है 200 किमी। तट से लेके समुद्र की जितनी किलोमीटर की क्षेत्र है, जो हमारा कब्जा है, अपने इंडिया का कब्जा है, उसे बोलेंगे। तो 200 किलोमीटर ऐसे बताया जाता है। क्षेत्र के हिसाब से सबको बांटा गया है देश को। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का है? नवीकरण कि अनवीकरण? सौर ऊर्जा तो नवीकरण था, तो ये अनवीकरण है कोयला, ठीक है? अनवीकरण का मतलब बता सकते हैं कि ये समाप्त होगा कि नहीं होगा? समापय समापय मतलब समाप्त होने वाला संसाधन है। चलिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? बताइए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं डाकुओं का मतलब होता है संसाधनों की अनियोजित विदोहन, मतलब बिना मतलब का उसे बर्बाद कर देना, जला देना, फेंक देना, इस तरह का होता है ना?
तो दोहन करना, संसाधन के दोहन कर देना। आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या बोलता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है और कहां हुआ ये पूछेगा। तो आपको क्या लगता है, ब्राजील में कि अफ्रीका अमेरिका में? तो आगे तो याद रखिए ब्राजील में हुआ था। अब ब्राजील में कहां हुआ था? रियो में हुआ था। कब हुआ था? तो 3 से लेके 14 जून तक हुआ था। 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था रियो ब्राजील। याद रखिए रियो डी जेनेरियो बोला जाता है इसे, जहां पे हुआ था। 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? द्वितीय, प्रथम तो हम जान गए कि 1992 में हुआ था और ये भी ब्राजील के रियो में हुआ था, लेकिन 3 से 14 जून तक हम जानते हैं। अब द्वितीय जो हुआ था 23 से लेके 27 जून तक हुआ था, 1997 में हुआ था, जो कि यूएसए न्यूयॉर्क में। यूएसए न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका, याद रखिएगा। अब तृतीय सम्मेलन कब हुआ इसे भी बता दीजिए। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ बता सकते हैं? और कितने प्रकार के पृथ्वी सम्मेलन हुए थे बता सकते हैं? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कब और कहां आयोजित हुआ बता सकते हैं? तो देखिए पहला तो हम समझ गए कि रियो में हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। दूसरा पढ़े हम अमेरिका में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में, जो कि 1997 में हुआ था। लेकिन तृतीय बता सकते हैं? तो तृतीय जो है 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर के समय है 2002, ठीक है, 2002। और 2002 कहाँ? जोहान्सबर्ग बोलते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा, वहां हुआ था। और इसी तरह हमारा तृतीय सम्मेलन, 3 ही सम्मेलन की बात होती है। अभी चौथे सम्मेलन अगर होगा जो होने की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत हैं। 2012 में भी हुआ है, फिर से रिटर्न हुआ था, ब्राजील में ही हुआ था। इस तरह का जो है न्यूज है, लेकिन अभी हमको उस पर विशेष जानकारी हम स्टैटिक जीके में देंगे। तृतीय तक मुख्य है, याद रखिए, एनसीईआरटी के तहत पूछे गए सवाल है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो सम्मेलन हुआ था, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल होता है ना, याद रखिएगा। तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहे थे, वैश्विक जो तापमान को रोकना था या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस का घटक कौन नहीं है ना, मतलब कौन नहीं है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ही जवाब देना है, बताइए। तो हमारा देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का घटक नहीं माना जाता है। तो नाइट्रोजन नहीं मानेंगे, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं मानेंगे, O2 और NO2, हाँ, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, ये भी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑप्शन में ना दे तो हाइड्रोजन ऑर्गन भी, लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक कार्बन, ये सब हैं, संबंधित हैं, ठीक है, घटक हैं। यह सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? CO2, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, और जलवाष्प, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है आपका घटक माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, ये तो हम सही है, लेकिन 5 जून मतलब कि याद रखिए हर साल 5 जून को मनाते हैं। और 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन जहाँ है, स्वीडन में एक जो है विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसी समय इसकी शुरुआत की बात की गई थी, वैश्विक स्तर पर पहला कदम उठाया गया था। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, तो हम बोलेंगे 5 जून 1974 में, 72 में आवाज उठाया, 74 में इसे लागू कर दिया गया। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए
बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? बताइएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी का है। नर्मदा बचाओ अभियान जो है, नर्मदा बचाओ अभियान जो है, नेतृत्व कौन कर रहा था या नेतृत्व किसके समय में हुआ था? नर्मदा बचाओ मुख्य लीडर कौन है? बताइए। तो एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है क्या? बताइए तो नहीं। मेधा जो है पाटेकर का नाम आता है। मेधा पाटेकर का नाम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये शुरुआत हुई थी ये आंदोलन 1985 में। चलिए, चिपको आंदोलन का जो आंदोलनकर्ता कौन है ये पूछता है। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा या आंदोलनकर्ता कौन थे? बता सकते हैं? तो हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। बहुगुणा का नाम आता है। बहुगुणा याद रखिएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। यही जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत फेमस है, इन पे भी स्टोरी हम बना देंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। 20वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 20वां प्रश्न है समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनैतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है? राष्ट्रीय आपदा निहित है 200 किमी, 150 किमी, 100 किमी या 250 किमी? बताइए। तो देखिए, समुद्री सीमा क्षेत्र से अगर राजनीतिक सीमा के अंदर अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल रूप से, तो राष्ट्रीय आपदा में अगर सम्मिलित किया जाता है, निहित किया जाता है, तो हम बताएंगे 12 मील। समुद्री मील जो है 12 मील है। किमी में अगर पूछे तो 200 किमी, 150 किमी और 100 किमी और 250 किमी, यही 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो एनसीईआरटी के तहत हम बताते हैं कि इसे बताया गया है कुछ और, डाटा इसका क्लियर नहीं किया है, लेकिन अनुमानित आंसर अगर एनसीईआरटी के तहत लगाएं तब 200 किमी बता देंगे, क्योंकि हमारा कब्जा कैसा था 200 किमी तक अपना अपमर्चक क्षेत्र जो है, उसी के तहत हम 200 किमी लगाएंगे। चलिए, 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है मनुष्य, वनस्पतियां और प्राणी जात मतलब एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन होगा? संभव संसाधन माना जाएगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन, किस तरह का? तो देखिए, मनुष्य के द्वारा मनुष्य, वनस्पति एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको जवाब देने में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जैव संसाधन में आता है, बायोटिक आएगा। समझ गए? बायोटिक संसाधन है, मनुष्य भी, वनस्पति भी, प्राणी जात, ये सब आएंगे। तो चलिए 22 सवाल क्या है बता दीजिए। 22 है एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? बता सकते हैं? कौन से प्रोटोकॉल से होगा? कौन से हमारा संबंध रखता है एजेंडा 21? तो एजेंडा 21 जो है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित है। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राजील में पड़ता है। और ये पृथ्वी शिखर वार्तालाप के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 23वां प्रश्न है ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? बता सकते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से है, या महिला सशक्तिकरण से है, या सतत पोषणीय विकास से है, या कुपोषण की समस्याओं से है? ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट बताइए किससे संबंधित होगा? तो हमें लगता है कि ब्रेंटलैंड आयोग जो है सतत पोषणीय विकास से है। सही बात है। सतत पोषणीय अगर विकास नहीं होगा तो आदमी का सोच कैसे बढ़ेगा? अपना ध्यान नहीं रखिएगा, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या होगा? चलिए 24 सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नकरण के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बता सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नकरणीय के लिए उत्तरदायी है? तो उसे हम
वनीयकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वनीयकरण। और क्या कहेंगे? पशुचारण भी कहेंगे, खनन भी कहेंगे। ये सभी होंगे, उपरोक्त में से सभी इसमें माना जाएगा। वनी वनीकरण करना, खनन करना, अत्यधिक सिंचाई करना, अति पशुचारण करना, तो ये सब सही है। मतलब उपरोक्त में से सभी होंगे, याद रखिएगा। और अगर एक से अधिक थे तो भी एक से अधिक ही टिक लगाइएगा। चलिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार विशाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। उपरोक्त विवरण जो है किस मृदा से संबंधित है? किस मृदा से संबंधित है बताइए। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैवालों से बनी है। उपरोक्त विवरण किस मृदा से संबंधित है? तो हम बताएंगे काली मृदा से संबंधित है, रेगुल मिट्टी से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे। लेटराइट मृदा मतलब मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य होगा? असत्य होगा मतलब उससे पहले बताइए लेटराइट मृदा का संबंध कैसे होगा, उसे आप पॉइंट में अगर समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पॉइंट में बताइए। तो क्या लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस जो होती है क्या अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो ह्यूमस की कमी होनी चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए, यही तो असत्य है ना? चलिए आगे चलते हैं। मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये बात तो हम मान गए कि अत्यधिक तापमान के कारण इसमें जो है आपको ह्यूमस जो है जैविक अंश जो होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये सही है। अत्यधिक वर्षा की बात भी करता है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तो ये भी सही है। असत्य तो आपका वन देख लिए। लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। फसल में तो चाय, कॉफी, काजू सब के लिए। इस प्रकार की मृदा जो लेटराइट मिट्टी का मृदा है में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। क्या ये बात तो सत्य है? बताइए। देखिए लेटराइट मिट्टी में अगर हम उपयोग करें, उपजाऊ करें तो अम्लीय होता है, तो इसमें उर्वरक डालकर ही खेती करने योग्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ। चलिए 27 की बात करते हैं। 27 क्या है? पंजाब में भूमि निम्नकरण का जो है निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? बताइए। पंजाब में भूमि निम्नकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 सवाल की बात करेंगे। 28 तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा और कह दीजिएगा गलत बता दिए सर, तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर जो है हमारा अधिक सिंचाई होगा, गहन खेती नहीं, वनोन्मूलन नहीं, याद रखिएगा। हाँ और नहीं रहता तो हम मानते कि और कुछ भी किया जा सकता था। चलिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार टाइप का होता है ना खेती, उसे सोपानी कहते हैं। तो कहाँ? पंजाब में, पश्चिम और मध्य हिमालय में, या उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में, या हरियाणा में, कहाँ होता है? तो देखिए बात है कि पंजाब में आपको सीढ़ीनुमा तो दिखेगा नहीं, पश्चिमी भाग और मध्य हिमालय में चाहिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब पहाड़ी क्षेत्र में आपको मिलेगा। आगे भी चलेंगे। 29 का सवाल का बात करेंगे। 29 सवाल क्या है? 29 सवाल है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राणी जात के हाश मतलब हानि का प्रमुख कारण नहीं है? हानि का प्रमुख कारण नहीं है। कौन नहीं है? कृषि प्रसार हानि है क्या? नहीं। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यह हाश है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण क्या हाश का प्रमुख कारण नहीं है? या बृहत विकास परियोजना, इनमें से कौन नहीं है ये बताना है। हाश हानि नहीं पहुंचाता है। तो देखिए हमको लगता है कि कृषि प्रसार तो हानि तो होना नहीं चाहिए। जिसमें ईंधन की बात आ जाए वहीं समझ जाइए कि सॉरी हानि होगा। चलिए 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न क्या है? 30 प्रश्न की बात करते हैं। बीज बचाओ
आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताइए। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? तो हम बताएँगे ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड से संबंधित है। 1980 के दशक में ये हुआ था और आस-पास कब तक चला था? 1987 के आस-पास चला था। टिहरी गढ़वाला जिला में हुआ था। जरधर गाँव एक है, वहाँ से शुरू हुआ था। 31 सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाता है। 31 सवाल क्या है सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा संरक्षण तरीका समुदायों या समुदाय की सीधा भागीदारी नहीं करता है? बीज बचाना आंदोलन, चिपको आंदोलन या संयुक्त वन प्रबंधन या वन जीव अभयारण्य का परिश्रम क्या करवाता है बताइए? तो इसमें बता सकते हैं? तो देखिए इसमें संरक्षण तरीके के समुदाय की भागीदारी नहीं करता है, तो वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। नहीं तो बीज बचाओ, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन ये सब आंदोलन से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है। चलिए ठीक है। बात करते हैं कि शक्ति और ऊर्जा संसाधन से जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। सॉरी, पहला क्वेश्चन शक्ति और ऊर्जा संसाधन से है। पहला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बताएंगे तो हम असम टिक लगा देंगे। और भी चलेंगे, फास्ट चलेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा है कि भारत के किस स्थान पर, ठीक है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए। पहला क्या देखिए तेल का भंडार में दूसरा पूछेगा तो राजस्थान को टिक लगाइएगा, ठीक है। बताइएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बताएंगे। पहला परमाणु तो तारापुर का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे तारापुर, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित है ना, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र। तीसरा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताएंगे अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय जो होता है वो है कोयला, नहीं तो जल, सौर, पवन नवीकरणीय है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है कि प्राकृतिक गैस नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। तो जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं पूछेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो हम बोलेंगे विद्युत नहीं है और कोयला पेट्रोलियम गैस है प्राथमिक ऊर्जा। चलिए ठीक है। ये दूसरा प्रश्न की बात करेंगे, मतलब पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? बताइए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? बता सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, ये सब ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। तो मतलब कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सब आएंगे, भूतापीय ऊर्जा ये सब आ। 6 प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए आगे सवाल है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएंगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो बताएंगे झारखंड, ठीक है। बात करते हैं 8वें प्रश्न। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बताइए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बताएंगे कोयले निर्यात के लिए, तेल शोध कारखाना के लिए या खनिज तेल के लिए? तो बताएंगे पेट्रोलियम के लिए होगा। अब पेट्रोलियम मतलब तेल शोध कारखाना हेतु होगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है कि जो भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना है कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिब्रूगढ़ में है, असम में है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है बताइए। बता सकते हैं? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यह हम जानते हैं। 11वां प्रश्न है भागड़ नागड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बता सकते हैं? तो सतलुज नदी का नाम आता है, सतलज नदी का नाम आता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 12वां प्रश्न है
इससे लाभान्वित कौन होता है, आप बता सकते हैं तो बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, शरावती, चंबल या हीराकुद, कौन सा है बताइए? बताएंगे? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, जो कि कर्नाटक हिस्सा है। कर्नाटक के हिस्से में जो भागर नागर है था क्वेश्चन, वो जो परियोजना बना था उससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक इसका फायदा उठाते हैं। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार, ये बिहार से संबंधित है, बताइए। तो बरौनी का नाम सुने होंगे आप, ठीक है? बरौनी, ताप विद्युत केंद्र है बरौनी। 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल कौन सा है? डिगबोगोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? कहाँ है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल? बताइए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे, ठीक है? जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है? खनन कार्य हुआ था इसका यूरेनियम के लिए 1967 में। बात करते हैं। 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का, ठीक है? भारत का ही नहीं, एशिया का। तो तारापुर तो हमारा प्रथम है, महाराष्ट्र में है, ये हम जानते हैं भारत के लिए। लेकिन एशिया का सबसे मतलब बड़ा परमाणु विद्युत तारापुर ही होगा, क्योंकि प्रथम है तो तारापुर ही होगा। चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावना है, बताइए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावना है? बता सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, कमेंट कीजिए। तो आपको याद आना चाहिए राजस्थान, ठीक है? राजस्थान। चलिए 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, कहाँ पाई जाती है? अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, बताइए। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी का नाम सुने होंगे, वहीं पाई जाती है। और कच्छ के भी याद रखिएगा, कच्छ में भी हो सकता है खंबात की खाड़ी ना दे तो कच्छ टिक लगा दीजिएगा। भारत में पहली बार अक्षम घाटी में तेल के कुएं की खुदाई जो है की गई थी, तो कब की गई थी, बताइए। ये पूछ रहा है भारत में पहली बार कब हुआ था अक्षम घाटी में कुएं की खुदाई? तो 1860 में टिक लगा दे क्या, कि 1866 लगा दें? तो 1866 ही 66 ही सही है, 1866 ही सही है। चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया, बताइए। मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता लगाया गया, तो कब लगाया गया, बताइए। तो हम बताएंगे, यहाँ पे 1974 देना चाहिए था, नहीं दिया, तो 1975 होगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो है स्थापना जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हम बताएंगे दार्जिलिंग में, असम में, आंध्र प्रदेश में या शिलांग में। तो हम बताएंगे पश्चिम बंगाल में हुआ था, वो भी दार्जिलिंग में हुआ था, ठीक है? क्लियर। क्लियर दैट टू है। कृषि से संबंधित सवाल है। पहला सवाल है, बताइए राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो देखिए कृषि का रहा है, क्या देखिएगा, कृषि का रहा है। क्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान अगर पूछे तो तृतीय क्षेत्र का अभी तत्काल में तृतीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में बांटा गया है, और इसमें राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि, पशु पालन या मत्स्य पालन, तो कृषि को टिक लगाइएगा। चलिए आगे सवाल चलेंगे कि कितने प्रतिशत से जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम शुष्क भूमि कहा जाता है? और बताइएगा कि प्रथम क्षेत्र में कौन कौन आता है? राइट, कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि कहा जाता है? शुष्क भूमि जो कहा जाता है वो 25 सेमी को कहेंगे, 78 सेमी को कहेंगे,
नहीं, 75 सेमी को कहेंगे, 75 सेंटीमीटर को कहेंगे, नहीं तो मिलीमीटर कहेंगे, 750। चलिए कृषि के प्रकार बताइए। कृषि के प्रकार बताएँगे। कृषि के प्रकार हैं, तो तीनों होंगे, गहन जीविका, प्रारंभिक जीविका और वाणिज्य कृषि, दोनों में किया जाता है। देखिए, झूम खेती होती है। झूम खेती जो होती है, वो असम और त्रिपुरा दोनों में होती है। लेकिन इन दोनों के ऑप्शन के बीच में चुनना है तो पहले असम चुनेंगे। ऐसे मिज़ोरम भी होता है, ठीक है? और भी हैं सम्मिलित, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन बात यहाँ है कि असम इम्पोर्टेंट है और त्रिपुरा भी, दोनों में होता है, तो एक से अधिक देता है तो हम टिक लगाते हैं, नहीं तो पहले वाला लगाएँगे असम। चलिए, रबड़ की खेती बताएँगे, रबड़ की खेती जो है किस राज्य में होती है? बताइए, रबड़ की खेती। रबड़ की खेती किस राज्य में होती है? कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बता दीजिए। तो रबड़ की खेती केरल, ठीक है? रबड़ की खेती केरल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा जायद फसल का उदाहरण है? ठीक है? तो जायद फसल में देखा जाए तो आप चाय हो गया, बाजरा, धान और मूँगफली। तो इसमें ऑप्शन में वो बेहतर नहीं दिया है, ऑप्शन में होना चाहिए था तारबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जी में खीरा, कद्दू, करेला, लौकी, तुरई ये सब होना चाहिए था। मूँग, उड़द ये सब दाल में होना चाहिए था। सूरजमुखी के जितने भी और देखना चाहिए, ये सब देना चाहिए था तो दिया नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएँगे? यहाँ पे हम चाहें तो आप मूँगफली लगा दीजिए, ये सही होगा, ठीक है? देखिए, जायद फसल मार्च और जून के बीच में होता है, मार्च और जून के समय होता है। इसमें मूँगफली हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 7वें प्रश्न की बात करेंगे, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन-सी है? बताइए, बताएँगे? चाय हमारा बारहमासी आता है, इसलिए चाय को नहीं रखते हम लोग जायद में। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है, ये हम जानते हैं, जिसे हम दोमट मिट्टी, काप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर देखा जाए, तो जलोढ़ मिट्टी को रखेंगे। जैसे काली मिट्टी कम नहीं है, याद रखिएगा कपास के लिए। लेकिन अब जो है ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी तब नाम से हम जानते हैं जलोढ़ को भी दोमट कभी-कभी कहते हैं। चलिए आगे है कि चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? जब चावल बना रहे हैं, धान को पका रहे हैं, मतलब धान बोल रहा हूँ चावल। चावल को पकाते हैं, भात बनाने के लिए होता है ना, भात कहते हैं हम लोग उसे। तो चावल को पकाने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री का अनुमान लगाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस तक आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है कि गेहूँ की फसल के लिए वर्षा कितनी ज़रूरी होती है? बताइएगा। गेहूँ की फसल के लिए वर्षा कितनी ज़रूरी होती है? 100 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर या ज़्यादा होती है? तो देखिए, गेहूँ की फसल के लिए वर्षा कितनी ज़रूरी है? तो 50 से 75 सेमी तक चलेगा। उससे अधिक से ज़्यादा अगर 100 सेंटीमीटर और ज़्यादा नहीं। समझ गए? चलिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदानों जो है कौन-सा होगा? उपयुक्त मैदानों मतलब कि ब्रह्मपुत्र गंगा क्षेत्र, गंगा सतलज क्षेत्र, दोनों गंगा क्षेत्र मतलब दोन गंगा क्षेत्र या सिंधु सतलज क्षेत्र। कौन-सा होगा चावल के लिए इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए? उपयुक्त मैदानों में कौन होंगे? इस चारों में से कौन होगा ये पूछ रहा है। ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्र गंगा क्षेत्र क्यों होंगे? तो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र गंगा, दोनों गंगा क्षेत्र होंगे। मतलब दोनों यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब ब्रह्मपुत्र गंगा क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, समझ गए? तो सबसे पहला आंसर तो ये होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए ये और ये रहता, एक से अधिक ऑप्शन में रहता तो एक से अधिक टिक लगाते, लेकिन आपका 1 टिक लगाइएगा। चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन-सा है? बताएँगे, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन-सा है? बताइए। तो ज्वार के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होगा, ठीक है? महाराष्ट्र स्थान रखता है, फिर कर्नाटक रखेगा। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न रखता है कि विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन-सा है? अधिक पशुधन, जहाँ पे पशु होते हैं, अधिक पाले जाते हैं, ठीक है? तो पशु का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा भारत, ठीक है? भारत।
चलिए, पशु का पालना, पशुचारण करना ये सब है। फिर उसके बाद हमारा ब्राज़ील आता है द्वितीय पे, तृतीय पे चीन आता है। ऑपरेशन फ्लाइट किससे संबंधित है बताइए? ऑपरेशन फ्लाइट किससे संबंधित है? बता सकते हैं? ऑपरेशन फ्लाइट, जिस कमेंट करेंगे। तो ऑपरेशन फ्लाइट जो होता है, दूध से संबंधित होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है? 14 प्रश्न की बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं? बताइए, खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं? खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं, याद रखिएगा। ठीक है? खाद्य की उपलब्धता, खाद्य तक पहुँचना, खाद्य का उपयोग करना, ठीक है? और खाद्य की स्थिरता, ये सब होती है एनसीईआरटी 9 के हिसाब से है। अगर बात करते हैं 15वां प्रश्न है, मतलब एनसीईआरटी 9-10 का बुक के हिसाब से है। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? बताएँगे? 1981, 2001, 1980 या 1968? हर ढंग से मैं बोल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए, देखा जाता है कि 1985 बताया जाता है, लेकिन इसमें तो आंसर है नहीं, है ना? तो हम बोलेंगे 1988। 88 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या-क्या ऑप्शन है सुन लीजिए। 1981, 2001, 1980 और 1968, इस चारों में से कौन होगा? ऐसे तो हम क्या बोले 1988, ये सही है। लेकिन अभी इस ऑप्शन में क्या होगा, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। कमेंट करिए। तो अगर नहीं हो तो हम यहाँ पे देखिए, ये चारों जो है उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चारों में से अगर सही लगाना होगा तो फिर जो 88 है ना, तो 80 ही टिक लगा दीजिएगा। ठीक है? 1980 लगाइएगा। चलिए आगे चलेंगे कि किस फसल को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कपास को, मकई को, जूट को या नारियल को? किसे कहा जाता है? बताइए। तो किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो हम बताएँगे सुनहरे रेशा जो जूट होता है, उसे कहा जाता है। आगे चलेंगे 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या है कि कौन से फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? बताइएगा, कौन से फसल जो है अधिक दिन नमी बनाए रखती है? तो हम बताएँगे कपास। ठीक है? कपास। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? बताइए। कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो हम बताएँगे 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने, तो यहाँ पे 6 से 8 महीने मार्क कर दीजिए, क्योंकि 5 से 6 महीने होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो दे नहीं रहा है, ठीक है? जैसे 4 महीने एक्यूरेट होते हैं, तो 5 से 6 लगा दीजिएगा। 19वें प्रश्न की बात करेंगे और सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन कॉफ़ी का किस्म है? बताइए। निम्न में से कौन कॉफ़ी का किस्म है? बता सकते हैं? तो सभी होंगे, रोबस्टा, लिबेरिका और अरेबिका, ये कॉफ़ी के किस्म हैं, ठीक है? याद रखिएगा। एक और होता है, 4 प्रकार का कॉफ़ी होता है किस्म, जिसमें एक मैंने नहीं बताया, इसमें दिया हुआ नहीं है इसलिए। तो सुन लीजिए, एक्सेल्सा, एक्सेल्सा नाम है, याद रखना है। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधे हैं। कौन है? कॉफ़ी है, सूर्यमुखी है, तंबाकू है कि चाय है? कौन-सा है? बताएँगे। उष्ण तथा उपोष्णीय कटिबंधीय पौधे कौन से हैं? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे कॉफ़ी और चाय। तो कॉफ़ी और चाय दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन देना चाहिए था, एक से अधिक दिया है नहीं। तो हम सबसे पहले कॉफ़ी को टिक लगाएँगे और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसे चाय को टिक लगाएँगे। ओके? चलिए, आगे चलते हैं। बात करते हैं 21 सवाल। 21 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बताइएगा, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो है रोपण कृषि। उसे कहते हैं रोपण कृषि कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता, उपजाऊ में कोई वृद्धि नहीं करती है? मटर, मूंग,
अरहर या चना कौन सा दाल नहीं करती है? दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तेल, ऐसे याद रख सकते हैं। अरहर, जिसे हम तुअर बोलते हैं कहीं-कहीं, ठीक है? अड़हल का दाल। 23 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 23 क्या है? भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? बताइएगा, अधिक सहायक होती है। तो भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो वो है गेहूं। और गेहूं है तो रबी फसल में डालेंगे, है ना? तो रबी फसल कहाँ है? बताइए। तो वर्षा जिस सिर्फ रबी फसल जो होते हैं उसमें अधिक उत्पादन में सबसे ज्यादा सहायक अगर होता है तो गेहूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इस पे क्या लगाइए? रबी फसल, केवल रबी फसल को टिक लगा दीजिए। आप चाहें तो खरीफ फसल भी घुसा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन हमारा केवल वन ही बोलता है और नहीं बोलता है। चलिए इसमें क्लियर करते हैं। सवाल है गेहूं की फसल से संबंध, गेहूं की फसल से संबंध की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है इसका? पहला है उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, याद रखिएगा। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसमें से केवल वन सही होंगे, दो सही होंगे क्या? समझ गए? तो मान लीजिए गेहूं की फसल से संबंध में अगर पूछ रहा है तो क्या कौन सा सही होगा? तो याद रखिए, क्या उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख है गेहूं उत्पादन क्षेत्र में? क्या ये सही है? यस या नो? दूसरा है कि इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित जो होती है 50 से 75 से भी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है? बता सकते हैं? आप पे डिपेंड करता है। तो केवल वन होंगे, केवल टू होंगे या दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। तो याद रखिएगा कि गंगा सतलज का मैदान तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा कथन भी आपका सही ही होगा। तो दोनों सही होंगे, वन और टू दोनों होंगे। चलिए 25वां प्रश्न की बात करेंगे। 25वां प्रश्न क्या है कि यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होता है। वह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जड़ोर मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। तो इसमें कौन सी उगाई जाती है? चना या जौ या सोयाबीन या मक्का? बताइए। तो हम जानते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की अगर हम बात करेंगे तो मक्का को टिक लगाएंगे और मक्का ही इसका सही अनुमान है। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न क्या है? कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की कृषि के लिए मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है तो बताएंगे लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा या काली मृदा या जलोढ़ मृदा बताई जाती है। तो हम बताएंगे काली, जिसे हम रेगुड़ मृदा, ब्लैक सॉइल, ब्लैक मिट्टी कहते हैं। 27वां प्रश्न की बात करेंगे। 27वां प्रश्न जो है वह है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया है? बताइएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया है? तो योजना पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेके 5 साल का होता है 1956 तक चलेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलेंगे 28 सवाल आपके पास आ चुका है। 28 सवाल है कि 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की थी? पंजाब में, आंध्र प्रदेश में या कहीं और भी? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे भू आंदोलन की बात होगी तो आंध्र प्रदेश को टिक लगा दीजिएगा, यही सही है। आंध्र प्रदेश अभी सही चलेगा। तेलंगाना का पोंचमपल्ली गांव से शुरू किए थे, ये सही है। चलेंगे 29 सवाल आपका सही होगा। 29 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है, बताइए। तो हम बताएंगे भू दान ग्राम दान आंदोलन को दिया गया है, यही आंसर आपका होगा। भू आंदोलन से ही संबंधित है। चलिए अध्याय तीसरा का बात करते हैं, निर्माण उद्योग की बात करेंगे और निर्माण उद्योग में सवाल देखेंगे। पहला सवाल है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? कारक नहीं है तो कौन कौन ऑप्शन आगे देख लीजिए। बाजरा, जनसंख्या, पूंजी और ऊर्जा, इनमें से कौन नहीं है ये बताना है। तो नहीं में अगर छाटना है तो क्या जनसंख्या को छाट सकते हैं? हम जनसंख्या को छाटिए, यही आपका नहीं में आंसर होगा। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के तहत अगर देखा जाए
तो हम बताएंगे जनसंख्या हमारा सही उत्तर होगा नहीं के रूप में। चलिए, भोपाल गैस त्रस्त का रिसाव जो हुआ था, वो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। तीसरा सही है। और चलिए, छोटे पैमाने की बात करेंगे। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा है? चीनी उद्योग है, कागज है, खिलौना उद्योग है, विद्युत उपकरण है। कौन सा छोटा पैमाना उद्योग है? बता सकते हैं? तो हम इस हिसाब से खिलौना उद्योग जो है छोटा उद्योग माना जाता है और छोटे पैमाने पर होते हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथे प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा है? पेट्रोल रसायन उपभोक्ता उद्योग है, लौह इस्पात है कि चितरंजन लोकोमोटिव है या चीनी उद्योग है? कौन सा है बता दीजिए। कमेंट कर सकते हैं आप। बताइए इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो हम चीनी उद्योग को, शुगर इंडस्ट्री को कहेंगे उपभोक्ता। ये एनसीईआरटी के तहत ही बोलेंगे, वही 10th क्लास के ज्योग्राफी के तहत करेंगे जो चल रहा है। पांचवा प्रश्न है, हुगली। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कौन सा है? कोलकाता, रिसर रिसड़ा है, ठीक है, रिसड़ा रिसडा भी बोलते हैं, डा लग जाता है, ठीक है। कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता कौन नगर या कोलकाता हावड़ा, कौन सा होगा? बताइए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बता सकते हैं? कोलकाता हावड़ा को टिक लगा के आ जाइएगा और आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? बता सकते हैं? बताइए। बोकारो स्टील है ना जी, कि कोई और है? तो बोकारो स्टील कैसे होगा? टाटा भाई को भूल कैसे जाएंगे? आगे टाटा भाई है और टाटा भाई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को। डिस्को मत बोलिएगा, टिस्को बोलिएगा। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को पहला है। चलिए आगे चलेंगे। सातवां प्रश्न आ गए। सातवां प्रश्न है, आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? बता सकते हैं? मॉडर्न के समय में बॉम्बे, जिसे मुंबई बोलते हैं, ये हुआ। आगे चलिए, सूती कपड़ों की महारानी कहा जाता है। सूती कपड़ों की महारानी किसे कहते हैं? बता दीजिए। तो हम बताएंगे, अहमदाबाद को नहीं, सूरत को नहीं, मुंबई को कह सकते हैं। एकदम कहेंगे मुंबई को ही कहेंगे, है ना। चलिए, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? वस्त्र पार्क कहाँ हुआ है? सूरत, देखिए सूरत का है, ये सूरत है। मुंबई, तमिलनाडु या हैदराबाद? तेलंगाना के क्षेत्र में चले जाइए और तेलंगाना मतलब हैदराबाद को टिक लगा दीजिए। अभी तेलंगाना के वरांगल में स्थापित हुआ है टेक्सटाइल पार्क, वस्त्र पार्क जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो कि तेलंगाना मतलब हैदराबाद, टिक लगा दीजिए। बात करते हैं 10वें प्रश्न का। 10वां प्रश्न है, जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान है। बताइएगा भारत का स्थान क्या है? बता दीजिए। तो भारत का स्थान अगर आपसे पूछ रहा है तो बताएंगे स्थान है दूसरा। दूसरा है, ठीक है। चलिए, अब बताइए 10वां प्रश्न, जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान है क्या है? बताइए। जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान क्या होगा? तीसरा, चौथा, दूसरा? तो दूसरा ही होगा जूट के मामले में। अंगोरा ऊन की बात करते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? बताइए। अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त होता है? बता सकते हैं? जानना चाहते हैं तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की बात करें। 12वां प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील की जो है स्थापना कब हुई? बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1827 में, 1911 में, 1927 में? कब हुआ? बताइए। तो हम बताएंगे कि टाटा आयरन स्टील की स्थापना से पहले हम इसको टाटा आयरन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? तो इसकी स्थापना हम बोलेंगे 26 अगस्त 1907 बता देंगे, ठीक है। चल, अब बात करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुआ है? बताइएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुआ है? बताएंगे। तो हम बताएंगे यूनाइटेड किंगडम से हुआ है, यूके से हुआ है, ठीक है।
यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूके। 14 प्रश्न की बात करेंगे, 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न है, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई? बताइए। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई है? तो हम बताएंगे कावश जी, नाना भाई डावर ने। नाना भाई डावर जी ने लगाया है, याद रखने वाली बात है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है कि श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, बता देंगे? हम जानना चाहते हैं। 2, 4, 3, 5। तो 3। श्रमिक संख्या मतलब बड़े पैमाने, मध्यम पैमाने और छोटे पैमाने पे बांटा गया है ना? चलिए 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है कौन? लोहा, एल्युमिनियम, निकेल या तांबा? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। सबसे हल्के धातु कौन से होंगे? आप अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है, इस पे मैं सिर्फ अभी ऑप्शन में एल्युमिनियम को टिक लगाएंगे। ठीक है, डेंसिटी पर निर्भर करता है। चलिए 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है कि तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? खेतड़ी से, धनबाद से या घाटशिला से, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देखिए वजन के हिसाब से बहुत कुछ बांटा गया। तांबा का 8 पॉइंट कुछ है, ठीक है, और घाटशिला जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा खेतड़ी से भी होता है। अब इस प्रश्न में दोनों सही देता है, समझ गए? 1 ऑफ 3 दोनों सही है, तो एक से अधिक होना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक से अधिक। तो किरण प्रकाशन को देना चाहिए था एक से अधिक, लिखना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, 5 ऑप्शन वाला भी मैं ला रहा हूँ, वो भी बीपीएससी यूपीएससी टीचर ट्रेनिंग बुक का। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? बताइए। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? कमेंट करेंगे। चेन्नई में? नहीं। सिंदरी का नाम सुने? सुने होंगे। झारखंड का नाम सुने? सुने होंगे एकदम। लेकिन याद रखिए कि ऑप्शन में तो है नहीं, तो टिक किस पे लगाइएगा? ये बताया जाता है कि भारत का अगर निजी प्रयास के रूप से देखा जाए तो आप सुने होंगे रानी पेट का नाम सुने होंगे, रानी खेत का नाम सुने होंगे, जो कि चेन्नई तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पे चेन्नई टिक लगाइएगा, क्योंकि भारत उर्वरक संयंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऐसे हमारा झारखंड है, हमारा पंजाब है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, सब में हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला अगर प्रश्न होना चाहिए था, झारखंड ऑप्शन में रहता तो उसे टिक लगाते, लेकिन इसमें झारखंड विकल्प में नहीं है, इसलिए हम 1906 के हिसाब से हम रानी खेत को लगा देंगे चेन्नई। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। उसका नाम नहीं देता है, इसलिए चेन्नई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन्नई के बारे में ही पढ़े होंगे, झारखंड के बारे में सुने नहीं होंगे, क्योंकि उससे सवाल बना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी देता है, ध्यान रखिएगा। सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है, मतलब ग्रहण करता है? सेवन करना मतलब ग्रहण करना। बताएंगे? 6 किग्रा, 22 किग्रा, 20 किग्रा या कुछ भी नहीं? तो देखिए ग्राम में मैं बता सकता हूँ, किग्रा में नहीं पता मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने किग्रा पढ़ा है। पान मतलब किग्रा में नहीं जानता हूँ, ग्राम में मैंने पढ़ा है, लीटर में पढ़ा है। अब किग्रा दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? तो किग्रा में भी मैं बताऊंगा 13 से 14 किलोग्राम बता सकते हैं। तो 13 से 14 ऑप्शन में है नहीं, इसमें भी हम क्या बताएं? लेकिन हाँ 700 ग्राम से लेके 840 ग्राम तक होगा। ठीक है, और किग्रा में अगर पूछे कि 16 किग्रा होगा कि 22 किग्रा होगा कि 20 किग्रा होगा कि 30 किग्रा होगा, अगर मनुष्य ऑक्सीजन युक्त सेवन करेगा तो इसमें किग्रा में हम बहुत रेयर सुने हैं। किग्रा में ऑप्शन में नहीं देता है, लेकिन अब एनसीईआरटी में पूछ दिया, किरण प्रकाशन के द्वारा पूछा गया है, तो संभवतः है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इस ऑप्शन में 16 किग्रा लगा दीजिए। ऐसे 13 से 14 किलोग्राम ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कितना ग्राम ऑक्सीजन पूछा, यहाँ पे किग्रा में दे दिया, तो हम क्या करें? ग्राम में पूछता तो 700 लेके 840 ग्राम बता देंगे, है कि नहीं? चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? तो सिलिकॉन सिटी बैंगलोर। क्या ये सत्य है कि हैदराबाद होगा, गुड़गांव होगा कि दार्जिलिंग? कमेंट करेंगे। तो भाई सिलिकॉन सिटी हमारा बेंगलोर है, कर्नाटक, है ना। 21 सवाल आपके स्क्रीन पर, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समूहन बचत को परिभाषित करता है? सुदूर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण, उद्योग का नगरों के पास संकेंद्रण, लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसमें से? 4 ऑप्शन में से क्या होंगे?
बताएंगे? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समूहन बचत का परिभाषा देता है? तो उद्योग नगरों के पास संकेंद्रण की बात करता है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। चलिए 22 की बात करते हैं। 22 क्या है सुनिए। 22 है लौ इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? बताएंगे? लॉस, कोकिन कोल या मैग्नीज या चूना पत्थर? बताएंगे क्या होगा? तो लॉ अयस्क, कोकिन कोल और मैग्नीज या चूना पत्थर, इनमें से हमें सभी तो सही लग रहे हैं। तो ये सभी होंगे, लेकिन सभी होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 4 दिया ही नहीं है, हम कैसे सही मान लें? तो याद रखिएगा लॉ अयस्क तो होंगे, कुकिंग कोयल भी होंगे और यहाँ तक कि चूना पत्थर भी और मैग्नीज भी होंगे। मतलब उपरोक्त में से संयुक्त 1 से 4 तक हम टिक लगाएँगे, 1 से 4 लगा दीजिए, तो चारों सही। लेकिन हमें उपरोक्त में से सभी लगाना था, लेकिन नहीं दिया है, तो हम लगाएँगे 1, 2, 4 चाहिए, मैग्नीज को हटा दें, ऐसा कर सकते हैं। हर ढंग से मैं जवाब दे दे रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो भविष्य में। चलिए 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का, सिलिका का, एल्युमिनियम का या जिप्सा का? बताइए किसका करते हैं? जिप्सम बोलते हैं इसे। तो हम बताएंगे 1, 2, 3, 4 सभी में होंगे। क्या लगता है? ठीक है? तो चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो हम बता देंगे 1, 2, 3, 4 ये सही आंसर है। चलिए 24 का बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में करते हैं? बता दीजिए। बताने के आपके सामने आप जवाब दे सकते हैं एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील और कांच। एल्युमिनियम ये आपका सही होगा। अब आ जाइए चौथे अध्याय की बात करते हैं। चौथे अध्याय में आ गए परिवहन, संचार और व्यापार की बात करेंगे। जिसमें पहला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो सड़कों की कुल लंबाई अगर आप पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए कि क्या दीजिएगा? क्या 2.42 लाख किमी है, 1.42 लाख किमी है, क्या है बताइए? या 3.88 लाख किमी है या 5.78 लाख किमी होगा? तो याद रखिएगा ये तीसरा जो आप आंसर लगाए हैं यही सही होगा। ऐसे 4 लाख तक माना जाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है हमारा? बताइए पक्की सड़क में। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? कौन है पहला स्थान पे? कमेंट कर सकते हैं आप। तो हम बताएंगे बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो हम बताएंगे यस। महाराष्ट्र पे कैसे बोल सकते हैं? महाराष्ट्र हमारा प्रथम स्थान है भाई। चलिए बिहार का स्थान बता सकते हैं? कमेंट करिए। बिहार भी अब आगे चल रहा है। निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे मतलब एक्सप्रेसवे बोलते हैं उसे, स्वर्णिम त्रिभुज, राजमार्ग या सीमांत सड़कें? कौन नहीं है बताइए? तो इसमें से एक वर्ग नहीं है, सड़कों का प्रकार में ये वर्ग में नहीं आता है। तो देखिए हम स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग को हम नहीं रखेंगे, यही सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज जो है महाराजमार्ग है, याद रखिएगा। सिर्फ त्रिभुज राजमार्ग नहीं है, इसी को हम हटा दीजिए, याद रखिएगा। ठीक है? हाँ, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है या आपको हिमालय से लेके पोरबंदर तक ये सब हैं। तो भारत में सड़कों का आधिकारिक वर्गीकरण जो किया गया ना 6 वर्गों में किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज किया गया है, एक्सप्रेसवे किया गया है, सीमांत सड़क किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया है और ग्रामीण सड़कें किया गया, राज्य किया गया है। मतलब कि इसमें जो आंसर है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक गलती कर दिया है कि ये सब सड़क है, लेकिन ये ही पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है ये सड़क में नहीं रखा गया, तो इसको हम रखेंगे, वर्ग में नहीं रखेंगे। ठीक है? चलिए अगर बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में जो है रेल सेवा उपलब्ध है? बताइएगा रेल सेवा उपलब्ध है। बताएंगे भारत के किन शहरों में रेल सेवा उपलब्ध किया गया है? तो अरे भाई किसमें नहीं किया गया है? भारत के किन शहरों में नहीं किया गया है? रेलवे मतलब मेट्रो, उसके बारे में बताया गया है। तो भाई
कलकत्ता एवं दिल्ली, ये तो किया गया है। तो कलकत्ता एवं दिल्ली तो किया गया था। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलुरु। तो कोलकाता और दिल्ली को छोड़िए ना, दिल्ली को टिक लगाइए, ये सही है। और भी हैं, देखिए सब रेड ज़ोन में आता है, ये सब ग्रीन ज़ोन में आता है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? बताइए किस वर्ष दिया गया? ठीक है? तो देखिए, इंडियन एयरलाइंस पहले था, उसे इंडियन नाम दे दिया गया 2006 में, 2003 में, 2008 में, 2005 में। तो 5 जब चलिएगा ना 2005, उस समय दे दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए। कब किया गया था? 1986 में, 1988 में, या 1985 में, या 1989 में? बताइए, कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ और आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इसका आंसर VVI है, क्योंकि बीपीएससी का TRE 4 में पूछा हुआ प्रश्न आने वाला है। मतलब ऐसे 3 में भी आया था, लेकिन अलग ढंग से आया था, ये नहीं आया। 27 अक्टूबर 1986। चलिए, इंदौर पतन किस राज्य में है? बताइए। इंदौर पतन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? बताएंगे? तो हम बताएंगे भाई, गुजरात में इंदौर पतन। नाम तो नहीं सुना है, आज तक मैंने नहीं सुना है। आप सुने? कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे नहीं, इंदौर सुनते ही हमको आएगा तमिलनाडु। ठीक है? चलिए, देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन अगर बुक के हिसाब चलें तो 8 हम टिक लगाएंगे, याद रखिएगा। जैसे 9 टोटल जोन में बांटा गया है, जिसमें पहला जोन में उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को, दूसरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को, तीसरे जोन में बांटा गया राजस्थान, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादर नगर हवेली को। चौथे जोन में बांटा गया है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। पांचवें जोन में बांटा गया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को। छठे जोन में बांटा गया है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को। सातवें जोन में पूर्वोत्तर और पूर्वी जितने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तरी राज्य हैं वो सब आएंगे। नौवें जोन में मतलब 8वें जोन में बिहार और झारखंड आता है। 9वां जोन जो बना है लेकिन बुक में अभी सम्मिलित नहीं किया गया है, वो आर्मी पोस्ट ऑफिस और फील्ड पोस्ट ऑफिस को जोड़ा गया है 9वें में। याद रखिएगा, ऐसे 8 हम मानेंगे राज्य के हिसाब से। चलिए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? देश में 10, 7, 15, 5 कौन कितने? तो देश में कितने विशेष आर्थिक जो है विकसित हुए हैं क्षेत्र, बता सकते हैं? तो हम बता देंगे 10 नहीं, 7 बता देंगे। चलिए आगे चलेंगे। फाल्टा, फाल्टा बोल दीजिए या कुछ भी। देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए। बिहार में कि पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में, कहाँ? बताइएगा। फाल्टा विशेष जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल टिक लगा देंगे, बिहार नहीं लगाएंगे। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है कि देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है मुंबई पुणे, दिल्ली कोलकाता, कोलकाता चेन्नई या दिल्ली अमृतसर? बताएंगे। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग अगर देखा जाए तो मुंबई पुणे को लगाएंगे क्या, कि दिल्ली कोलकाता को लगाएंगे? नहीं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है ना, राजमार्ग है। चलिए आगे बात करते हैं। 12वें प्रश्न की बात करें। 12वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है? बता दीजिए। एक बात जान लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है राजमार्ग में आता है। ठीक है, तो ये सम्मिलित किया गया है, जो कि मैंने बताया ऊपर। तो क्वेश्चन में उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया कि ये राजमार्ग में ही आएगा, महाराजमार्ग में आएगा। तो इसका जो है 5000 से ऊपर है, मतलब 5846 किलोमीटर। दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग नेटवर्क है। पहला दिल्ली से मुंबई, मतलब महानगरों के आसपास जोड़ता है। मतलब कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ये सब मिला के आ जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये हुआ था 1999 में। बात कही जाए, चलिए और भी डिटेल बात में। 13वां प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? बताइएगा। 1965, 1960 में, कि 1985 में? तो हम बताएंगे भाई 7 मई 1960 में। चलिए अब बात करते हैं 14 प्रश्न कि पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली थी? बताइए। बताएंगे। पहली बार मुंबई से थाने के बीच एक रेल चली, उसका नाम बताइए। तो हम बताएंगे 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 1873 में डलहौजी के समय हुआ था, ये हम जानते हैं। 15वां प्रश्न, रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुआ? बताएंगे। कब शुरू हुआ? अगस्त में,
हमें तो नहीं लगता अगस्त में हुआ होगा, लेकिन अगस्त में हुआ है तो फिर 15 अगस्त होगा कि 1 अगस्त होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्लियर डेट बताता है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो वर्तमान में अभी वैकल्पिक यात्रा जो शुरू हुई है बीमा योजना, वो 1 सितंबर 2016 ये जो अपडेट किया गया है। लेकिन और पहले की अगर डेट के हिसाब से मेंशन करेंगे हम लोग, तो चले जाएँगे 1994 में। तो 1994 भी ऑप्शन में नहीं है, 2008 भी ऑप्शन में नहीं है। अब बताइए हम क्या आंसर लगाएँ? अब बताइए यहाँ पे गलत छपा हुआ है। छपा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे होना चाहिए था कि 1 सितंबर मतलब सॉरी 1 अगस्त याद रखिएगा, यहाँ वाला जो है ना ये भी गलत छप गया है ये सब। 1 अगस्त 1997 47 की जगह पे 47 की जगह पे हाँ, ये वाला सही है। देखिए, थोड़ा-सा देर होगा समझ में। ये 1 अगस्त तो सही है, लेकिन ये 1947 नहीं है, 1994 मतलब 1994 याद रखिए, ये सही होगा। चलिए, 16वाँ प्रश्न की बात करेंगे। 16वाँ प्रश्न है कि देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुई थी? बताएँगे? देश में वायु परिवहन की सेवा आरंभ हुआ, इसका बताइए। तो हम बताएँगे 1911 में ही हो गया था। समझ गए? चलिए, बात करते हैं 17वाँ प्रश्न की बात करते हैं। 17वाँ प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। बताइए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जब की गई थी, तो 1985 में की गई थी, याद रखिएगा। 1985 मतलब 27 अक्टूबर 1985 कभी-कभी 1986 दे देता है, हम इसे 1985 ही टिक लगाएँगे। ठीक है? चलिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया? बताइए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब रखा गया ये बताइए और क्यों रखा गया? ये भी बता सकते हैं तो बता सकते हैं। तो बताइए, तो हम बताएँगे भाई 8 जून 1936 को मतलब 1936 को रखा गया था। याद रखिए ऑल इंडिया रेडियो एआईआर शॉर्ट में। शांता क्रूज शांता क्रूज का नाम सुने होंगे। शांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल या चेन्नई में? बताइए। शांता क्रूज, क्रूज क्रूज है ना विशेष रूप से, तो महाराष्ट्र लगा सकते हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है भारतीय डाक विभाग की जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो डाक विभाग की बात करें, रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, तो 1854 में हम लगा देंगे ठीक। 1 अक्टूबर 1853 1854 ठीक है? चलिए, अब आ जाए 21 सवाल फिर से। क्या सवाल है? सुनिए। लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? बता सकते हैं? तो हम अभी जस्ट पढ़े थे कि 5846 किलोमीटर तक जोड़ती है। तो दिल्ली, मुंबई, है ना? चेन्नई और कोलकाता ये सबको जोड़ती है। दिल्ली उत्तर, मुंबई पश्चिम, चेन्नई दक्षिण और कोलकाता पूर्व, ये सब क्षेत्रों में जोड़ती है। चारों तरफ से जोड़ देती है। 22वां प्रश्न है। अब 22वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, गुजरात नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है कि उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ा है? बताइएगा। कौन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? बता देंगे और हम जानना चाहते हैं। तो ये है हमारा बहुत ही नाजुक और ये है महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। चलिए अध्याय 5 की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बिहार का कृषि और वन संसाधन का एससीईआरटी के तहत समझेंगे। याद रखिएगा। तो चलेंगे, पहला सवाल है निम्न में गन्ना उत्पादन। निम्न में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, कौन नहीं है? बिहार का दरभंगा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुजफ्फरपुर, इनमें से कौन नहीं है गन्ना उत्पादन में? बताइए। तो जिला हमारा 38 है जिसमें दरभंगा दिया हुआ है, पश्चिम चंपारण दिया हुआ है, रोहतास हमारा नहीं होगा गन्ना उत्पादन में। नहीं तो और सब सही होंगे। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे। अब देखिए तंबाकू उत्पादक जो है उत्पादक क्षेत्र बोलिए, उत्पादन क्षेत्र बोलिए, कौन सा क्षेत्र है? गंगा का उत्तरी मैदान में तंबाकू उगता है कि गंगा का दक्षिणी मैदान में, कि हिमालय की तराई में, कि गंगा का दियार में? कहाँ पे उगता है ये? बताइए तंबाकू उत्पादक करते हैं, है ना? जो कि हानिकारक है, लेकिन तंबाकू दवाई के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आदमी तंबाकू को नशे में भी बदल दिया। अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो गंगा का दियार जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे होता है, अभी भी आपको मिलता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है कभी-कभी। चलिए, कोशी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? बताइए। कोशी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है कब हुआ था? बता दीजिए। तो कोशी नदी घाटी परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में। चलिए, आगे बात करते हैं गंडक
परियोजना का निर्माण बताइए। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है बताइए तो? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या छपरा में हुआ था बताइए। तो हम बताएंगे गंडक परियोजना का निर्माण अगर पूछा जाए तो हम वाल्मीकि नगर ही टिक लगाएंगे ना जी, यही तो सही है ना? बिहार बोर्ड के अनुसार सही है ये। बेतिया हो नहीं सकता, मोतिहारी हो नहीं सकता, छपरा हो सकता। ठीक है, वाल्मीकि भैंसा लोटन जगह है वहां पे है, ठीक है। चलिए, बांध का निर्माण हुआ है। चलिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है बताइए। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछा जाए बिहार के कौन से जिले में होती है, बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे रोहतास का नाम सुने होंगे, वहां पे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के अनुसार है। अगर मान लीजिए पूछते कि कुशेश्वर स्थान, ठीक है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, कहाँ बताइए। तो देखिए कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में स्थित है भाई, हम जानना चाहेंगे तो दरभंगा का नाम सुने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं और जितनी भी देवियां हैं, सबको मैं कहना चाहूंगा कि आज के युग में अपने आप पे सतर्क ही रहें। कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो, उस पे विश्वास जल्दी ना करें, चाहे स्वयं आपके पास अपना ही परिवार क्यों खड़ा ना हो। ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपनी सोच पर बढ़ाएं और सतर्की से अपने अपने आप को बचाव करें। आज के कलयुग में कोई अपना नहीं है, सिर्फ आपके सिवा। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। अध्याय 6 की बात करें, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। बताइए तो पायरट खनिज, पायरिट जो पायरट होता है खनिज है, क्या है बताइए? धात्विक है, अधात्विक है? और ये क्योंकि लड़कियों के लिए अभी जो है थोड़ी सी क्राइम बिहार में या कहीं भी बढ़ चुका है, तो हम चाहते हैं कि सभी जगह अपनी लड़कियां सुरक्षित रहें। जितना हो सके कराटा वराटा सीख लें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न, पुरुषों की तो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके बचाव कीजिए। चलिए इस भाषण के लिए क्षमा चाहते हैं, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताइए? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या साहेबगंज बताएंगे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में है? तो भागलपुर का नाम सुने ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सुने हो। चलिए बात करते हैं काटी। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है बताइए? काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, हम जानेंगे। तो ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा मुजफ्फरपुर। क्या समझना पड़ेगा? मुजफ्फरपुर। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? बिहार में बीपीसीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है बताइए? 5 है, 3 है, 10 है, 7 है, बताइए कितनी है? तो हम बताएंगे कि बिहार में बीपीसीसी, ठीक है, बीपीसीसी द्वारा बृहद जो परियोजना चली है उसकी संख्या हमारे पास 7 है। ठीक है, चलिए आ जाइए चौथे 5वें प्रश्न की बात करेंगे कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना, जो कार्य कर रहा है जल विद्युत परियोजना की जो है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है बताइए? बिहार में जितने भी कार्य कर रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है जल विद्युत परियोजना की, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 35.60 मेगावाट, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि 44 जब यहाँ पे है तो यही होगा, 44.20 मेगावाट होता है। चलिए ये सही आंसर था। छठा प्रश्न क्या है? 35.6 मेगावाट था विकल्प में, लेकिन अगर मान लीजिए 44 है तब उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, नहीं रहता तब 36 वाला लगाते सही होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लंगवेगो प्लंगवेगो प्लम्बवेगो भी बोलते हैं के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जानते हैं बताइए? किस धातु खनिज को हम ब्लैक लीड के नाम से जानेंगे, प्लंगवेगो के नाम से जानेंगे बताइए? तो इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके अनुसार बताइए। तो ग्रेफाइट का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अवश्य होंगे, सही है। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है बताइए? तो बिहार का तापीय विद्युत केंद्र क्या बरौनी है? हमको तो नहीं लगता। कहलगांव है, बताइए तो, हमको तो ये लगता है। तो नहीं, यही गलत है, बरौनी में ही है नदी तेल वाला, तो वही ना होगा तापीय, वहां भी तापीय तो है ना। समस्तीपुर आपका छोड़ दीजिए, हाजीपुर छोड़ दीजिए, है ना। चलिए तो ये बरौनी होगा। ऐसे और भी जगह है, 1962 की बात हो रही है, सोवियत संघ के सहयोग भी हुआ था इसमें। और भी ऐसे याद रखिएगा, बिहार के केंद्र में अगर कहलगांव है और काटी है, मुजफ्फरपुर में शामिल है, लेकिन ये तापीय विद्युत केंद्र का सीधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं रखेंगे हम,
ठीक है। अगर मान लीजिए सही आंसर बरौनी है तभी, नहीं रहता तब हम कहलगांव लगा देते या काटी लगा सकते थे। तो इस हिसाब से हमको ध्यान रखना होगा। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है बता दीजिए? बताएँगे? नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, नवादा या मधेपुरा है? बता दीजिए। तो बिहार के औरंगाबाद में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। समझ गए? बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है नवीनगर। नाम ही है नवीनगर, तो नवीनगर है कहाँ? बिहार में, बिहार के औरंगाबाद में। औरंगाबाद में चले जाइए, मिल जाएगा। अब आ जाइए 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है कि कजरा सुल्तानगंज सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई? बताइएगा कब की गई? बताएँगे? तो हम बताएँगे 1979 में, 1970 में, 1985 में कि 1962 में? तो हम बताएँगे देखिए भाई, अगर अभी के तत्काल देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं बता रहा है, लेकिन हमें फिर से समझना होगा। देखिए बात ये है कि सुल्तानगंज सुपर थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से करें तो बरौनी के हिसाब से डेट का मेंशन कर दीजिए 1962 सबसे पहले इसी को टिक लगाते हैं। और अभी तो वर्तमान में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब बात करते हैं 10वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन-कौन है? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा कि इनमें से सभी होंगे बताइए? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसका सभी होंगे सही, याद रखिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए बात करते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया? कब किया गया बताइए? राजेंद्र सेतु का भी निर्माण हुआ है। इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब आप दे सकते हैं और अच्छे से जवाब दीजिएगा क्योंकि आंसर इसी का सही भी होगा। तो हम बताएंगे 1959 का नाम सुने? सुने होंगे। तो 1959। चलिए आ जाइए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया? बताइए। रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया किस देश की मदद से किया गया बताइए? बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं? तो 1972 जापान की मदद से किया गया। चलिए परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण बताइए। बताइए परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण बताइए कौन सा आएगा? प्राकृतिक गैस, बिजली, पेट्रोल सभी। देखिए अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब जो था हमारा गैर परंपरागत था। ठीक है? लेकिन अब परंपरागत रूप से मतलब प्राकृतिक गैस से भरा, है ना? और हमारा पेट्रोल भी है ना? ये दोनों हैं और यहाँ तक बिजली भी हम डालेंगे, सभी डालेंगे परंपरागत। चलिए आगे चलेंगे। 14 प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, बोकारो, पटना, धनबाद? बताएंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो हम बताएंगे हाजीपुर का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, वही आंसर होगा। चलिए पटना हाईवे अड्डा का नाम बताइए तो हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है आपके पास? बता सकते हैं? पटना हवाई अड्डा बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद हवाई अड्डा बोलते हैं या जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो हम बोलेंगे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ही बोलेंगे। यही सही है। चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी की बात करते हैं। ग्रैंड ट्रैंक रोड की लंबाई कितनी है जिसका निर्माण करने का नाम जाता है शेरशाह सूरी का? इसका किलोमीटर में लंबाई बताइए। तो हम बताएंगे 198 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 2204 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो ट्रैंक की बात करेंगे तो ऐसे देखा जाए कुल लंबाई अगर किलोमीटर में जाएगा ना तो 3710 होता है। लेकिन आपको अगर बिहार के हिसाब से बताना है तो क्या बताइएगा? तो देखिए इसमें 204 किलोमीटर होगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। चलिए और बात करेंगे। 17वां प्रश्न है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? हरनौत, जमालपुर, छपरा या भागलपुर? कहाँ होगा बताइए? बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? प्लीज कमेंट करेंगे, बताइए। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हम बताएंगे हरनौत का नाम सुने हैं कि नहीं? सुने ही होंगे। चलिए ये सही आंसर है। चलिए अध्याय अब 7 की बात करेंगे। अध्याय 7 है बिहार उद्योग एवं परिवहन। इसमें मैंने कुछ एडिट वेडिट नहीं किया है, जैसा है मैंने उसे जल्दी से खत्म करने के लिए कर दिया है। तो अब बताइए कि बिहार को किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया? बस यही अध्याय 8 से अध्याय सही सुधर गया है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई। बताइए बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया? बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको।
बताइए। हाजीपुर, शाहपुर या भूरकुंडा या भवानीनगर? बताइए। तो हाजीपुर का नाम सुने हैं? हाजीपुर सही है, ये आंसर आपका सही हो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरा प्रश्न है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? बताइए तो, सिगरेट का भी कारखाना बिहार में है, बताइए। मुंगेर, पटना, शाहपुर या गया? बताइए। बताइए, 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 जल्दी बताइए, फटाफट। यहाँ पे भी देखिए तीसरा, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ है? ये सब देखिए। तो देखिए इसका आंसर होगा मुंगेर, ठीक है? उसी तरह बताइए रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ है? और उसी तरह खाद कारखाना का बताइए। तो देखिए इसका भी आंसर आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है? बताइए। तो सिगरेट का तो मुंगेर समझ गए, और बिहार में काँच के उद्योग का भी हम हाजीपुर समझ गए। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो हम बताएँगे भागलपुर। क्या लगता है आपको? भागलपुर होगा? देखिए, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है बता दीजिए? तो हम बताएँगे बेगूसराय का नाम सुने हैं, बेगूसराय का बरौनी का नाम सुने होंगे, ये है। 5वां क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? अगर आपसे पूछे तो ये बताइएगा औरंगाबाद जिला का ओबरा नामक एक स्थान है, वहाँ पे, जो कि पहला ऑप्शन है। ये हो गए। इसी तरह आगे बात करते हैं हम लोग, कि आपके सामने 6, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। 6, 7, 8 क्वेश्चन है। हम 9 क्वेश्चन तक सवाल बताते हैं। तो देखिए सवाल तीनों पढ़ेंगे। पहला सवाल आपको दे रहे हैं, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? बताइएगा। दूसरा है, 7वां क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? 8वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? पोत मतलब जहाज वहां रखने वाला। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये बताइए। ये तीनों का, ये चारों का आंसर आप कमेंट कीजिए। आपके सामने ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा आंसर होगा? नौवां। तो देखिए अशोक पेपर मिल अगर बात करेंगे तो आप कहाँ बताइएगा? कमेंट कीजिए। दरभंगा जिले का रामेश्वर नगर का नाम सुने हैं? सुने होंगे, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो हम रियल आंसर इसका क्या लगाएंगे? बताइए। इसका आंसर क्लियर नहीं किया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे है मंदार हिल। मंदार हिल जो है बांके जिले में है, तो बांके जिले जाइएगा तो इसका आंसर दिया हुआ है। ये ऑप्शन को छोड़ दिए, क्योंकि ऑप्शन में इसमें क्लियर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दरभंगा था, तो दरभंगा में पूर्णिया फिर टिक लगाएंगे, लेकिन इसका क्लियर अभी नहीं है, कंफर्म बाद में बताएंगे। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना जो है कहाँ है? तो पोत संस्थान जो है वो महेंद्रू घाट का नाम सुने हैं? जो कि वन दिख रहा है, ये है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये बताइए। तो राजगीर का नाम सुने हैं? सुने होंगे, एकदम यही है। तो ये आपका आंसर था। लेकिन अब बचा अशोक पेपर मिल का। अब पूर्णिया तो इसका सही है, मार के चलाइएगा, लेकिन दरभंगा ऑप्शन रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता। चलिए, अब आते हैं हम 10वें प्रश्न से। 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न तुरंत जवाब देना है, यहाँ तक कि 13वां प्रश्न तक। तो पहला जो 10वां सवाल है वो सुनिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये बताइए। 11वां सवाल है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब मानी जाती है? 12वां प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन? ये है। और 13वां प्रश्न है, ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बताइए। ठीक है, ये जवाब दीजिए। तो चलिए 13वां छोड़िए, आगे 10, 11 और 12 का जवाब दीजिए। तो देखिए बिहार की अगर सीमा का रेल की लंबाई की कुल पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 62 किमी। ये सही होगा आपका। अगर मान लीजिए अब 11वां है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, कब मानी जाती है, तो हम बताएंगे 1860 का। तो 1860 ऑप्शन में है, हाँ है, ये दूसरा नंबर पे आता है। चलिए, अब 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 12वां प्रश्न क्या है? बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? बताइए। तो हम बताएंगे इंडियन ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन है। तो इंडियन ईस्ट रेलवे लाइन है, ये आपका आंसर होगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 2 है, NH2 है ना, 2 है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अब चलते हैं 14-15 की बात करते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा और कब स्थापित किया गया था? ये बताइए। 15वां सवाल है कि चूना पत्थर का खनन किस जिले में किया गया? ये आप बता दीजिए। अब इसमें से आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन कौन-कौन सा होगा। तो भारत भारत की पहली चीनी उद्योग मिल अगर कंपनी पूछे कब स्थापित की गई, तो 1840 में की गई थी। और 40 में की गई थी, बिहार के बेतिया में किया गया था। और ये डच कंपनी द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए 15वां प्रश्न की बात करें, चूना पत्थर का खनन और किस जिले में किया गया, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका जो है रोहतास सुने होंगे, कैमूर का नाम सुने होंगे, याद रखिएगा। तो कैमूर याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास टिक लगा के चलाइएगा। अब चलते हैं 16वां, 17वां और 18वां सवाल की बात करेंगे। 16वां सवाल है कि कत्थक कत्थक मतलब कत्थ किससे प्राप्त होता है? रबड़ से, घास से, सुपारी से, खैरा से। 17वां सवाल है, बंदूक का कारखाना स्थित कहाँ है? मुंगेर, छपरा, पटना, सिवान। बताइए।
अब इस दोनों सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो पहला तो खैरा, खैरा जो है ये कत प्राप्त करता है, और दूसरा है बंदूक का कारखाना अगर पूछे बिहार की, तो मुंगेर, टिक लगा दीजिए, ये हो गए। अच्छा, अब बताइए 18वां प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? बताइए कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? तो कीटनाशक उद्योग अगर आपसे पूछ रहा है 18वां प्रश्न का, और 19वां प्रश्न भी देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए पटना के पास जाइए, गुलजारबाग के पास जाइए, फ्रैंक रोड के पास जाइएगा, तो वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ नहीं मिलेगा तो आपको मुजफ्फरपुर चले जाइए, ठीक है? वहाँ पे। अब वहाँ पे भी नहीं मिले तो समस्तीपुर चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। अब लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। अब ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि समस्तीपुर लगाते थे। समस्तीपुर सही है होगा, लेकिन ये ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दे दिया है बरौनी, बेतिया, बोकामा, पूर्णिया। अब बताइए कहाँ हम इसको सही लगाएँ? कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? बताइए, कौन-सा सही होगा? है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के कन्फ्यूजन कर देता है कभी-कभी। हम क्या बोले, हम गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन हम तो भी क्या लगा सकते हैं? बरौनी टिक लगा दीजिए। और कुछ नहीं मिले तो बरौनी टिक लगाइए, सही हो जाएगा। अब 19वां 20वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किस जिले में प्लास्टिक उद्योग स्थित है? तो किस जिले में प्लास्टिक उद्योग स्थित है? 20वां सवाल है किस स्थान पर अवरक कारखाना स्थित है? बता सकते हैं? बताइए। तो आगे 19वां सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद हमको 20वां सवाल का जवाब दीजिएगा। है ना? तो प्लास्टिक उद्योग बात करेंगे तो पटना टिक लगाएँगे, लेकिन पटना में कैसे लगाएँगे? फतुहा और हाजीपुर में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है पटना। अब बताइए हम कौन-सा टिक लगाएँगे? इसमें भी कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन पटना मेन आंसर होता है ना? चलिए, अब अवरक की बात करेंगे, तो गया नवादा का नाम सुने? वही है, तो 20वां तो आंसर सवाल हम समझ गए, 20वां का नवादा होगा, लेकिन 19वां का बताइए। अब 19वां में ऑप्शन क्या दिया है? दरभंगा, पूर्णिया, चंपारण, बेतिया, कैमूर। अब इसमें से कौन है प्लास्टिक उद्योग का? बताइए, है ना? अब इसमें से आंसर हम किसको समझें? कन्फ्यूजन है कि नहीं? इसमें समय बर्बाद होता है। लेकिन अब तो भी इस ऑप्शन के हिसाब से अगर कट करेंगे, तो नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। होगा कौन? दरभंगा। तो दरभंगा पे टिक लगा दीजिए। ऐसे पटना सही होता आंसर, अगर पटना ऑप्शन रहेगा। नवादा हो गया उसका। अब चलिए 21वां प्रश्न की बात। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है बैगन वर्ग कारखाना स्थित है। तो बैगन वर्ग कारखाना जो है स्थित है कहाँ? हरनौत में, राजगीर में, हैं? या दरियापुर में, या मढ़ौरा में? मढ़ौरा एक जगह है, ठीक है? अब हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से बैगन वर्ग कारखाना क्या होता है जी? बैगन खाने वाला बैगन? सब्जी ही होगा ना बैगन, हरनौत। तो इसमें से सी आंसर इसका सही होगा। सी। चलिए, अब बात करते हैं अध्याय 8 की बात करेंगे, बिहार और जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण की बात करेंगे। तो इसमें भी हमको सवाल बहुत ज़्यादा है और चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल है कि 2011 में बिहार का कुल जनसंख्या क्या थी? ये जवाब दीजिए। और बताइए 1991 से लेके 2001 के दौरान बिहार की संख्या जो है, जनसंख्या जो है, वृद्धि दर कितनी हुई थी? ये बताइए। और तीसरा सवाल भी आप देख लीजिए कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन-सा है? बताइए बिहार का। आपको ये तीनों का जवाब आपको देना है। ऐसे ही अब हम चलेंगे फास्ट, तब खत्म होगा। बताइए। तो देखिए अगर मान लीजिए 2011 के अनुसार हम देखें, तो हमारे पास 10 करोड़ से अधिक है। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा का सवाल का आंसर का आप जवाब दीजिए। तो दूसरा का सवाल का जवाब आपके पास है। बताइए। तो इसका जवाब है कि भाई 28.62 या 63% होगा। मतलब 63% होगा। अब सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन-सा है बताइए? सबसे अधिक आबादी वाला जिला अगर पूछे तो हम यहाँ पे क्या देंगे? तो पटना देंगे, पटना ही है। अब यहाँ पे चलिए 4 और 5 सवाल की बात करें तो 4 आगे देखेंगे। 4 सवाल क्या पूछ रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन-सा है? पटना है, मुंगेर है कि टाटानगर है कि गया है? बताइए, कौन-सा है? तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित जो है वो है टाटानगर, अविभाजित में आता है। ठीक है? टाटानगर हमारे पास थोड़ी है, वो झारखंड के पास है। चलिए, टाटानगर। आगे चलेंगे कि 2011 में मतलब विभाजित नहीं है, टाटानगर कभी बिहार को माना जाता है, कभी झारखंड को माना जाता है, टाटा चले जाइएगा तो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितनी? बता तो सकते हैं? या छठा क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? ये जवाब दीजिए। ठीक है? 7वां सवाल भी आप देख सकते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी अगर पूछे ना, तो आपको बताना है 11.3%। 11.3% नहीं हो तो 11.29% बता दीजिएगा। अगर इसी में सवाल पूछे बिहार में कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे, तो आपको बताना है शेखपुरा। और सबसे ज्यादा कौन-सा? पटना आ जाता है। अब चलिए, बात करते हैं 7वां। 7वां है जनघनत्व। जनघनत्व की दृष्टि से भारत जो है, भारत में बिहार का स्थान कितना है? और 8वां सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? ये बताइए। दोनों बता सकते हैं आप? 8, 7 और 8 सवाल का बताइए। लीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ। 7 और 8 का। तो जनघनत्व की दृष्टि से अगर देखें बिहार का, मतलब जनघनत्व के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम इसका
स्थान जो है प्रथम रखते हैं। ठीक है? घनत्व में है ना, डेंसिटी में। और 8वां सवाल है 2011 की बात करेंगे। तो 2011 की बात करेंगे तो 908 18 बताएँगे, 918 लिंगानुपात। अब बात करते हैं बिहार की बात करते हैं। तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है बताइए? बिहार में लिंगानुपात मतलब बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है बताइए? या बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है? दोनों बताइए आप, है ना? तो आप आगे 9वां आंसर जवाब दीजिए। तो जानते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज है, लेकिन सबसे कम वाला बताइए। तो मुंगेर का नाम सुने हैं? मुंगेर का नाम सुने होंगे तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है और उसी तरह 10वां आंसर का जवाब दीजिए, गोपालगंज हो जाएगा, है ना? सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, क्लियर। अब देखिए 10वां 11वां सवाल का जवाब दीजिए। 10वां सवाल 11वां सवाल क्या है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? अ, 1 मिनट, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? ये बताइए, दोनों बताइए। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो रोहतास को कहा जाता है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहा जाता है हमको किसको? बता सकते हैं? पूर्णिया को कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया। बहुत ईज़ी सवाल है। अब इसी तरह 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन-सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला बिहार का कौन-सा है बताइए? और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन-सा है? दोनों आपको सवाल का जवाब दीजिए। है ना? तो आप बताइए सबसे अधिक, तो सबसे अधिक में आ जाएगा हमारा शिवहर, शिवहर का नाम आता है। चलिए ये हो गया। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन-सा है बताइए? तो सबसे कम जनघनत्व वाला है कैमूर, जिसका नाम भभुआ है। समझ गए? क्लियर। अब चलिए 9वां अध्ययन, जो अध्याय 9 है मानचित्र अध्ययन, जिसमें पहला सवाल है, उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया बताइए तो? उच्च बच्च प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? और बता सकते हैं तो लेहमान का नाम सुने होंगे, उन्होंने किया था। अच्छा, अब बताइए दूसरा तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से जो है प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम बताइए। और इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है? तो देखिए उत्तर पश्चिम का नाम सुने होंगे, उत्तर पश्चिम होगा। अच्छा, मानचित्र, अब बात करते हैं मानचित्र में नीला रंग क्यों दर्शाया गया है? क्या दर्शाता है? उसका मतलब क्या होता है? पर्वत को दर्शाता है? किसी और को दर्शाता है? बताइए। तो हम बताएँगे नीला रंग जो होता है वो हमारा, नीला रंग हमको दर्शाता है मानचित्र में पर्वत, पठार या मैदान या जल का। कमेंट कीजिए। तो हम तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप अभी दीजिए कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल अगर आ जाए तो चैलेंज मैं देता हूँ, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में सवाल नहीं देगा। 5 ऑप्शन में भी कितना भी रहे, इससे डीप सवाल नहीं देगा। बस सिर्फ सेट मार के जाइए। तो जल को बताएगा नीला, समझ गए? और मैदान को बनाया गया है हरा, पर्वत को बनाएगा भूरा रंग और पठार को बनाया गया है पीला। सब बता दिया मैंने। चलिए आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न है किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समुच्च रेखा या त्रिकोण मिति स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर विशेष स्थान को हम ऊंचाई के रूप में देखें, एक स्थान ऊंचा है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष क्या कहेंगे? स्थानीय ऊंचाई के रूप में स्थानीय ऊंचाई ही कहेंगे, है ना? स्थानीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह 5वां प्रश्न है कि छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्च वक्ष प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? मतलब उच्च वक्ष, स्वर रंजन, पर्वत छायाकरण, हैस्यूर या तल चिन्ह क्या कहते हैं? तो देखिए हैशुर होता है, हैशुर, ठीक है? छोटी महीन रेखा को हैशुर कहा जाता है, याद रखिएगा, हैचर भी कह सकते हैं। ठीक है? चलिए 6 प्रश्न है कि मानचित्र में बादामी जो हल्का रंग होता है, क्या दर्शाता है? लीजिए, बादामी मतलब भूरा रंग का होता है। भूरा रंग किसका था? अभी जस्ट बताए थे। हरा हमारा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है? हरा हमारा मैदानी क्षेत्र है और पठार हमारा भूरा रंग होगा और पठार ऑप्शन में नहीं है तो पर्वत टिक लगा दीजिए, यही सही हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है यह आकृतिक चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्त का आकार छोटा होता जाता है तो क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? मतलब एक आकृति चिन्ह कीजिए वृत्ताकार होता है और बाहर के से अंदर की ओर आइएगा तो एक छोटा आकार होते जाएगा, उसे क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे? तो पर्वत ही कहेंगे, पहाड़ ही कहेंगे। चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है वह आकृति चिन्ह जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा है और विस्तृत
हो, क्या कहलाएगा? मतलब शिखर दोनों चौड़ा होगा, विस्तृत भी होगा और उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत, पठार, घाटी में और पर्वत मैदान क्या कहेंगे? हम बताना चाहेंगे कि पठार के बारे में जानते हैं, तो हम उसे पठार ही कहेंगे, जो कि समतल भी होता है, चौड़ा भी होता है, विस्तृत भी होता है। और 9वाँ प्रश्न है और 9वाँ प्रश्न क्या कहता है सुन लीजिए कि जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता है, क्या कहलाता है? तो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, तो क्या कहलाएगा? आप कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए, झरना कहलाएगा कि जलप्रपात कहलाएगा? तो हम झरना भी कहते, लेकिन जलप्रपात जब ऑप्शन में है, तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण किसको बताने में किया जाता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था या शैशवावस्था या युवावस्था? तभी युवावस्था को बताया जाता है कि आराम से, अडिग रूप से उतार-चढ़ाव के जीवन में चलता है। खंड ख में अध्याय प्राकृतिक आपदा एवं परिचय की बात करेंगे। ये है ज्योग्राफी से ही संबंधित है, तो इसमें चलिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या अतः इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप नहीं है। तो हम अच्छे से जानते हैं प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद नहीं हो सकता, बाढ़ और ये हो सकता है। और भी चलेंगे, दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मानव द्वारा किया जाता है, बता सकते हैं? तो सांप्रदायिक, महामारी, आतंकवादी ये सब हो सकता है, क्योंकि उपयुक्त में से सभी हम डालेंगे। चलिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बता दीजिए? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, द्वीप का मतलब स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना क्या होता है बताइए? देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? समुद्र में भूकंप आना या द्वीप पर भूकंप आना या स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप आना क्या कहलाता है? और इसी में एक सवाल है भारत में सुनामी कब आया था प्रथम बार? ये बताइए। ठीक है? तो आपको ये दोनों का सवाल का जवाब दीजिए, तीसरा और चौथे का जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिएगा बताइए? तो देखिए सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र। याद रखिए समुद्र का भूकंप आना समुद्र में और इसका 26 दिसंबर 2004 में आई थी, याद रखिएगा। पहला, तो 2004 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका तीसरे चौथे का आंसर का जवाब है 2004। अब बताइए भारत में सूखा वर्ष कब आया था? तो देखिए भारत में सूखा वर्ष मतलब सूखा कब आया था बताइए? किस समय आया था? क्या 26 दिसंबर 2004 में आया था? तो ये तो बाढ़ का समय बताया गया है, सॉरी सुनामी का समय बताया गया है, लेकिन सूखा का बताया क्या गया है? तो नहीं, 66 में सूखा और सुनामी हमारा 2004। चलिए, तो ऑप्शन 1 होगा सूखा। अब बताइए आपदा द्वारा प्रभावित होता है, तो आपदा द्वारा क्या प्रभावित होता है? भूस्खलन भी होता है, मृदा स्खलन भी होता है, भूखमरी भी होता है, उपरोक्त में से सभी होते हैं। याद रखिएगा। चलिएगा, 7वां प्रश्न है आपदा एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। ज़्यादातर प्राकृतिक में रखा जाता है इसे, इसलिए हम 2 आंसर ज़्यादा लगाएँगे। तो आपको बताइए कि आपदा एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, दोनों में से दोनों है बताइए। तो देखिए यहाँ पे दोनों आप सही लगाइए, क्यों? क्योंकि एक से अधिक में आंसर सही होगा, क्योंकि कृत्रिम रूप से भी छेड़छाड़ करिएगा तो होगा, प्राकृतिक तो होता ही है, तो दोनों होगा। चलिए, क्लियर हो गया। हिमस्खलन का प्रायः क्षेत्र कौन-सा है? तो हिमस्खलन जो होता है, प्रायः होता कहाँ से? पर्वतीय क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र से, मरुस्थल क्षेत्र से? बहुत ईज़ी सवाल है, हिमालय क्षेत्र से होगा, है ना? चलिए 9वां प्रश्न है, बिहार का शोक बिहार का शोक किसे कहते हैं? बताइए किस नदी को? तो हम बताएँगे कोसी नदी को कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 10वें प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये, भारत के पूर्वी तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी, बताइएगा। देखिए अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में एक सुनामी आई थी, भारी मात्रा में आई थी और बर्बादी बहुत हुआ था। कब आया था? 2004, 2008 या 2009 या 2004 में? बताइएगा कब आया था बता सकते हैं? तो हम बताएँगे भाई सुनामी जो आया था 2004 में ही आएगा, 26 दिसंबर 2004 को, क्योंकि सुनामी आया समुद्र से ही, समुद्र से है तो नॉर्मल बात है 26 दिसंबर 2004। तो ये तो होगा, टिक लगा दीजिए। तो ये हमारा ज्योग्राफी का खत्म हो गया 10th क्लास का। अब नेक्स्ट आप देखते हैं इकोनॉमिक्स को, अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तभी, अन्यथा मैं अभी तत्काल के लिए दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लाने जा रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए, बीपीएससी वालों के लिए ये चैनल चल रहा है, आप देख सकते हैं। और बिहार पुलिस और रेलवे के लिए भी आने वाला है जल्द ही अरिहंत बुक का प्रैक्टिस सेट। तैयार रहेंगे?